हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदा एकेडमी। मैं सलील सर आ चुका हूँ लाइव आपके लिए लेकर एक और प्यारा सा सेशन, जहां पर आपके क्लास 11 जेएनवी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी को बनाते हैं और भी ज्यादा बेहतर। तो टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज में आज हम लोग साइंस के कुछ नए क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। तो कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए, क्योंकि आंसर्स आपको भी करने हैं। तो चैट सेक्शन में एकदम कीबोर्ड पे हाथ होना चाहिए। जैसे ही स्क्रीन पर क्वेश्चन है, तुरंत आपको सही आंसर टिक कर देना है, क्योंकि टाइम बचा है एग्जाम में बहुत कम। अब ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है आपको प्रिपरेशन को लेकर। जितनी अच्छी प्रिपरेशन, उतना ही अच्छा आपका एग्जाम हो सकता है आपके लिए। तो भाई 7 फरवरी को आपका एग्जाम है, टाइम कम है, तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कैसे करेंगे? हम आपको करवा तो रहे। डेली आपको टॉप 20 क्वेश्चंस का सीरीज मिलता है। सारे ही सब्जेक्ट के क्लासेस आपको रेगुलर बेसिस पर मिलती रहती है। और बहुत जल्द हमने आपको प्रॉमिस किया है कि हम आपके लिए गेस्ट पेपर लेकर आने वाले हैं, और वहां पर गेस्ट पेपर के थ्रू हम आपको प्रैक्टिस कराने वाले हैं। तो ये सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ वेदा एकेडमी पर। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे आपका कोई भी क्लास मिस ना हो जाए गलती से भी। तो चलिए आज की क्लास की करते हैं शुरुआत। और टॉप 20 क्वेश्चन में आज हैं कौन से नए क्वेश्चंस, उनके क्या होने वाले हैं करेक्ट आंसर, जल्दी से सॉल्व करेंगे। और हाँ, आउट ऑफ 20 आप कितने मार्क्स लेकर आ रहे हो, ये भी जरा मुझे बताना, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलता है कि आप 20 में से कितने सही कर रहे हो। तो जो आप कमेंट करते हो ना, तो उस कमेंट में ये भी लिखो कि सर आउट ऑफ 20 में इतने क्वेश्चन मैंने सही किए हैं, और मेरी तैयारी उससे क्लियर होती है कि बहुत बेहतर है। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लाते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से पढ़ेंगे और करेक्ट आंसर करेंगे। मुझसे कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। रिएक्शन है 3Fe सॉलिड फॉर्म में है, 4H2O गैसेस स्टेट में है, वही आपको पता है स्टीम फॉर्म ले लेंगे। अब वो जब रिएक्ट करता है तो Fe3O4 बनता है सॉलिड, और 4H2 आपको मिल जाता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। अब यहाँ पर चार स्टेटमेंट है। आयरन मेटल गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, वाटर इज एक्टिंग एज एन रिड्यूसिंग एजेंट, एंड वाटर इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चार चीजें आपको दे रखी है। नाउ अब जरा मैं रिएक्शन को देखता हूँ। मैंने क्या देखा, आयरन यहाँ पर अकेला था, अब आयरन के साथ ऑक्सीजन दोस्त बन गया है। जब ऑक्सीजन किसी में जुड़ता है, दैट मीन्स उसका ऑक्सीडाइजेशन होता है। तो आयरन मेटल गेटिंग ऑक्सीडाइज, यस सर बिल्कुल सही लिखा है। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस, वाटर के पास ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन हट गया, मतलब ऑक्सीजन की कमी, दैट मीन्स रिडक्शन, बिल्कुल ठीक। वाटर एक्टिंग एज एन रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन होता है ना, वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर रहा है वहां, दैट मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। थर्ड स्टेटमेंट आपका गलत है। वाटर इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिल्कुल सही। तो 1 2 4, 1 2 4 गलत, गलत, 1 2 4 ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्युटली राइट। बाकी सारे आपके गलत है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का सीधा सा आंसर ऑप्शन नंबर सी। कितने लोगों ने सही किया जल्दी से बताओ। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन। सबको पता है डीकंपोजिशन होता है, पानी ब्रेक होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस लिबरेटेड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज। रिएक्शन सामने लिखी, आंसर साथ में दिख रहा है। 2H2O, 2H2 प्लस O2, दो पार्ट ये, एक पार्ट ये, खत्म। आंसर है 2:1, खत्म, सीधा सा। ठीक है भाई, सीधा सा आंसर आपको यहाँ पर मिल जाता है 2:1, साफ साफ दिख रहा है। सर इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत हमें थी ही नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नाउ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जरा ध्यान से पढ़ना, थ्योरेटिकल है, सही आंसर करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक एक्वा सॉल्यूशन है जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू बना देता है। रेड को ब्लू बनाता है कौन? देखो, अगर आपको नहीं आता तो मैं आज आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूं, जिससे आप कभी नहीं भूलोगे। रेड को ब्लू और ब्लू को रेड, यही दो ही होते हैं, लिटमस पेपर आपके कन्वर्ट होते हैं, बिल्कुल सही बात है। अब सर ये नहीं याद रहता है कि कौन क्या करता है, ब्लू को रेड कौन बनाता है, रेड को ब्लू कौन बनाता है। सीधी सी बात है, इसका लास्ट अल्फाबेट देखो बेटा, इसका लास्ट अल्फाबेट, रिजल्ट का लास्ट अल्फाबेट क्या, ई। तो मतलब यहाँ पर वो होगा जिसके लास्ट में ई है, दैट मीन्स बेस, ये क्षार बनाता है। ठीक है, और या इसका लास्ट क्या है, डी। तो इसके लास्ट में डी है, दैट मीन्स वो यहाँ पे काम कर रहा है जिसके लास्ट में डी है, दैट मीन्स एसिड। काम खत्म, बस इतना ही देखना था आपको, है ना? बढ़िया से शॉर्ट ट्रिक, बढ़िया लगी तो बताना मुझे कमेंट करके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि लाल को उसने क्या किया, नीला किया, दैट मीन्स वो बेस था। अब हमें क्या करना है, इसको रिवर्स करना है, मतलब नीले को लाल करना है, तो हमें उसमें एसिड मिलाना पड़ेगा, कॉमन सेंस। तो एसिड कौन है, बेकिंग पाउडर? नो सर। लाइम? नो सर। अमोनियम हाइड्रोक्साइड? नहीं। राइट आंसर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आंसर है डी। ठीक है, करेक्ट।
राइट आंसर यहाँ पे बना ऑप्शन नंबर डी, एब्सोल्युटली राइट। बस इतने दिमाग लगाना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 मुझसे कह रहा है कि सर which of the following give the correct increasing order of acidic strength? एसिडिक स्ट्रेंथ आपको पता है पीएच के लेवल पे आप इसको डिफाइन कर लेते हैं, और पीएच क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अगर यहाँ पर ये क्या है, पीएच लेस देन 7, दैट मींस वो एसिड है। ठीक है, पीएच इक्वल्स टू 7, दैट मींस न्यूट्रल है। और अगर आपको पीएच मिल जाता है कैसा, ग्रेटर देन 7, दैट मींस वो बेसिक है। ठीक है, ये आपके सीधा सा लॉजिक है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे कि यहाँ पर अम्लीय शक्ति का बढ़ता हुआ क्रम आपको बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो पानी न्यूट्रल होता है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे तो ये दोनों गलत हो गए। उसके बाद HCl, उसके बाद एसिटिक एसिड, नहीं सर, ये आंसर सही है। क्यों? क्योंकि एसिटिक एसिड थोड़ा सा एसिडिक है, HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है सर, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के पास एसिडिटी सबसे ज्यादा। तो 4 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following oxide या oxides of iron would be obtained on prolonged reaction of iron with steam? आयरन स्टीम से रिएक्ट किया था, अभी पीछे आपको एक क्वेश्चन कराया था, वहां पे रिएक्शन करी थी। वो रिएक्शन अगर आपको याद है तो सही आंसर आपके सामने। क्या लिखा है भाई? सर हमें याद है, राइट आंसर Fe3O4। कैसे? ये देखो ना यार, अभी पीछे मैंने कराया था, पहले ही क्वेश्चन यही था। आयरन H2O यही स्टीम के साथ करता है तो Fe3O4 बनाता है, यही आपका सीधा सा आंसर। कभी-कभी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जो पिछला वाला क्वेश्चन आगे में आपको मदद कर देता है। ठीक है, तो हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना इसीलिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो गया सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 के पास क्या कहता है, आओ देखते हैं। ये कह रहा है कि सर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट जनरली एक्सिबिटेड बाय आयनिक कंपाउंड? आयनिक कंपाउंड में से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं दिखाते, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस है, पानी में घुल जाते हैं, सर घुलते हैं, ये तो गलत हो गया, वो तो घुल जाते हैं। क्या वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सॉलिड स्टेट में दिखाते हैं? नहीं सर, सॉलिड नहीं, लिक्विड फॉर्म में दिखाएंगे, आयनिक है ना। जब तक आयन में टूटेंगे नहीं तब तक दिखाएंगे कैसे? और प्रॉपर्टी तभी शो होगी जब आयन में ब्रेक होंगे। आयन में कब ब्रेक होंगे? जब लिक्विड बनेगा, यानी कि विलियन सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट से कोई मतलब है नहीं, और कंडक्टिविटी मोल्टेन स्टेट में दिखाते हैं। तो गलत आंसर यहाँ पे आपको ढूंढना था, तो गलत ये है, सॉलिड स्टेट में वो नहीं शो करते। ठीक है, ये आपका सीधा सा आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 डन, बी आंसर। चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ऑयल्स ऑन ट्रीटिंग विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और निकल कैटलिस्ट फॉर्म फैट, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। बहुत आसान, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये रिएक्शन 10th में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे दिया जाता है वेजिटेबल ऑयल, और उसमें जोड़ी जाती है क्या, हाइड्रोजन, उसमें हाइड्रोजन ऐड की जाती है। ठीक है, उसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं और निकल या पैलेडियम की प्रेजेंस में करते हैं, क्योंकि ये कैटलिस्ट है, ये रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं, और यहां से बन जाता है आपका वेजिटेबल घी। ठीक है, वनस्पति घी बना देते हैं। तो ये आपका अनसैचुरेटेड होता है, और जब इसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो ये बन जाता है सैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड। तो इसका मतलब क्या है, ये रिएक्शन किस नाम से जानी जाती है? इसे कहते हैं एडिशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ऐड होती है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सा आंसर ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्युटली करेक्ट आपको मिल जाता है। डन। ये आपको याद होगा, आपको कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर में पढ़ी भी होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन में ये काउंट की जाती है। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल अनसैचुरेटेड है, उसमें हाइड्रोजन निकल या पैलेडियम के प्रेजेंस में ऐड करके घी बनाते हैं, और ये आपके एडिशन रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं बेटा। आइडेंटिफाई द अनसैचुरेटेड कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपको पता है कि 3 टाइप के कंपाउंड आपको कार्बन में मिलते हैं। एक मिलता है सर एल्केन, एक मिलता है एल्कीन, और एक मिलता है एल्काइन। एल्केन मतलब कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, एल्कीन का मतलब एक कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड। तो ये यहाँ पर अनसैचुरेटेड कौन होगा? जिसके पास अभी भी जगह है हाइड्रोजन को ऐड करने की। इसके पास तो है ही नहीं, ये सिंगल बॉन्ड है, दैट मींस ये सैचुरेट हो चुका है। ये दोनों डबल और ट्रिपल लेकर बैठे हैं, तो इनका डबल तोड़ोगे एक हाइड्रोजन जुड़ सकता है, इसका ट्रिपल तोड़ोगे हाइड्रोजन 2 जुड़ सकते हैं। दैट मींस यहाँ पर तो खेला है सर, ये अनसैचुरेटेड है, ये दोनों अनसैचुरेटेड है। तो आपको अनसैचुरेटेड ढूंढना था एल्कीन और एल्काइन, यानी कि प्रोपीन, प्रोपाइन।
प्रोपेन वाले नहीं होते हैं। दैट मीन्स सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड। राइट आंसर है डी। ठीक है भाई, राइट आंसर है आपका डी, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, गलतियां मत करिएगा बेटा, बहुत ध्यान से आंसर करना है ना, बहुत ध्यान से पढ़ के आंसर करिएगा। कॉन्सेप्ट आपको मैं सिखाते चल रहा हूँ, ये है आपके कॉन्सेप्ट, बस ये याद रहेगा तो बस कोई टेंशन नहीं, सब रिलैक्स है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, the inner lining of the stomach is protected from hydrochloric acid by which of the following? आपको पता है कि आपके पेट में खाने को पचाने के लिए क्या होता है, HCl होता है ना। वो जो HCl है वो खाने को ब्रेक करता है और ज्यादा छोटे फॉर्म में और डाइजेशन में मदद करता है। तो अब बात ये आती है कि HCl इतना खतरनाक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हमारी स्किन क्यों नहीं जल रही, बल्कि ऊपर से डाल दो तो जल जाती है, अंदर क्यों नहीं जल रही, हमारा मांस क्यों नहीं बल्कि खराब हो रहा है? उसका रीजन ये है बेटा, क्योंकि हमारे पेट में चारों तरफ म्यूकस की एक लेयर है और म्यूकस की ये लेयर हमें बचाती है HCl के साइड इफेक्ट से। ठीक है, तो म्यूकस जैसे नहीं होता, जैसे लार होती है उस टाइप से एक लेयर होती है और वो लेयर हमारे पूरे स्टमक को बचा के रखती है HCl के इफेक्ट से। ठीक है, तो ये आपका सीधा सा आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 10, Which part of the alimentary canal is food finally digest? तो आपको पता है, आप खाना खाते हो जैसे ही मुंह में रखते हो वैसे आपका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है ना। मुंह में रखा, चबाना चालू किया, लार्वा लार्वा जो लार्वा है वो आपका मिक्स हो गया दैट मीन्स खेला चालू हो गया, है ना, खेला चालू हो गया। फिर वो इसोफेगस से होता हुआ, इसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता, ठीक है, इसोफेगस से होता हुआ स्टमक में पहुंचता है, स्टमक में ब्रेक डाउन होता है, HCl मिलता है, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही पहुंचता है वहां से सारे न्यूट्रिएंट्स और सारी चीजें हम क्या कर लेते हैं, एब्सॉर्ब करने लगते हैं खाने से, और फिर उसमें पानी को एब्सॉर्ब करने के लिए लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देते हैं। वहां से पानी एब्सॉर्ब होता है, फिर बचा कुचा जो वेस्ट है वो हम आगे फ्लो करवा देते हैं। दैट मीन्स स्टमक में प्रोसेस नहीं, माउथ कैविटी नो, लार्ज में पानी एडजस्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन करेक्ट आंसर है। ठीक है, लार्ज में क्या होता है, पानी को हम एब्सॉर्ब करते हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है वो हम यहीं पे कर लेते हैं, सारा काम मोस्टली यहीं पर हो जाता है। ठीक है, करेक्ट है। चलिए, तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन है डी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, इन अ सिनैप्स केमिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम। तो आपको बताना है कि भाई सिनैप्स में रासायनिक संकेत संचरण किस तरह से होता है। पहला, डेंड्रिटिक एंड ऑफ वन न्यूरॉन टू एक्सोनल एंड ऑफ अनदर न्यूरॉन, या एक्सन टू सेल बॉडी टू द सेम न्यूरॉन, सेल बॉडी टू एक्सोनल एंड ऑफ द सेम न्यूरॉन, या एक्सोनल एंड ऑफ वन न्यूरॉन टू डेंड्रिटिक एंड ऑफ अनदर न्यूरॉन। राइट आंसर क्या बनेगा बताइए। सर सीधी सी बात है, हमें पता है सिनेप्सिस के केस में एक्सोनल एंड एक न्यूरॉन का, डेंड्रिटिक एंड अनदर न्यूरॉन के, यही आपस में सिग्नल को ट्रांसफर करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगर नहीं याद है तो याद कर लो, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, तो ये आपको आने ही चाहिए, और ऐसे ही ट्रिकी और लॉजिकल क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, 12 की सॉरी, अभी तो 12 पे। द मूवमेंट ऑफ शू टुवर्ड्स लाइट इज कॉल्ड। आपको पता है प्रकाश की ओर तने जब मुड़ जाते हैं, सूरजमुखी देखा है, हाँ, तो वो क्या कहलाता है, जियोट्रोपिज्म या फिर हाइड्रोट्रोपिज्म या फिर कीमोट्रोपिज्म या फोटोट्रोपिज्म। सबको पता है जियो नहीं होगा, भूमि की तरफ नहीं मुड़ रहा है, हाइड्रो पानी की तरफ नहीं मुड़ रहा है, रसायनों की तरफ नहीं मुड़ रहा है, फोटो फोटो मतलब लाइट। हाँ जी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसीलिए आता है। हाँ जी, और फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा ही हुआ है, वो सारा लाइट से रिलेटेड है। आंसर है बहुत सिंपल, लाइट यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके लिए स्क्रीन पर आ रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा और गलत आंसर मत करिएगा। एक फ्लावर है, पार्ट दैट प्रोड्यूसेस मेल एंड फीमेल गैमीट या जर्म सेल्स आर कॉल्ड। ये तो सबको आता होगा यार, बहुत सिंपल है। कह रहे हैं कि वो स्टेमेन और एंथर है, फिलामेंट और स्टिग्मा है, एंथर और ओवरी है, या स्टेमेन और स्टाइल है, बताइए करेक्ट आंसर। सर वो सीधी सी बात है। हाँ जी, राइट आंसर ये बनेगा, हाँ या ना, जल्दी से बताओ, जल्दी से करेक्ट आंसर बताए भाई। राइट आंसर। देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, स्टेमन एंथर नहीं सर, ये तो सेम ही हो गया गधाऊ। फिलामेंट और स्टिग्मा कोई सेंस नहीं बना रहा है, स्टेमन और स्टाइल नहीं सर। ओवरी आपको पता है पिस्टिल पार्ट होता है, वही आपका ओवरी पार्ट होता है, और एंथर ही आपका स्टेमन पार्ट है। दैट मींस आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, द करेक्ट सीक्वेंस। अब आपसे पूछा गया है यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन्स इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ
स्पर्म इज। तो टेस्टिस, वेस्ट डिफेंस या उसके बाद यूरेथ्रा। ठीक है, टेस्टिस, यूरेटर और यूरेथ्रा, टेस्टिस, यूरेथ्रा और यूरेटर, या फिर टेस्टिस, वास्ट डिफरेंस या उसके बाद यूरेटर। करेक्ट फॉर्मेट कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक है, तो सही क्रम कौन सा होगा जल्दी से बताइए। व्हाट वास्ट डिफरेंस बीच में आता है, मिड में आता है या स्टार्ट में आता है? सबको पता है सर, ये तो नहीं हो सकता। ठीक, ये भी नहीं हो सकता। अब इन दोनों में कंफ्यूज हो तो ए लगा दो भाई। ठीक है, कंफ्यूजन खत्म करो। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। जाइगोट जिसके पास एक्स क्रोमोसोम है, इनहेरिट करता है फादर से, तो वो डेवलप क्या करेगा? आपको पता है कि जो मेल होता है वही डिसाइड करता है आने वाले बच्चे का जो सेक्स होगा, वो मेल होगा या फीमेल होगा। अगर मेल ने एक्स दे दिया है तो आपको पता है फीमेल के पास 2 एक्स होते हैं और मेल के पास होता है एक्स वाई। तो अगर फीमेल तो एक्स ही दे सकती है ना जी, फीमेल तो एक्स दे सकती है, मेल एक्स और वाई में दोनों दे सकता है। तो अगर मेल ने एक्स दिया तो एक्स और एक्स मिलके क्या बना दिए? फीमेल बना दिए। और अगर फीमेल तो एक्स ही देगी, इसने वाई दे दिया तो ये बना देगा एक्स वाई यानी कि मेल। तो जो सेक्स डिटर्मिनेशन है बच्चे का वो मेल पर डिपेंड करता है। इसका मतलब अगर मेल ने भी एक्स दिया है तो फीमेल तो एक्स ही देती है, दैट मीन्स वहां पे फीमेल, दैट मीन लड़की पैदा होगी। ठीक है, जो सेक्स होगा बेबी का वो गर्ल होगा। ठीक, ये आपका सीधा सा आंसर बन जाता है एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखेंगे और राइट आंसर चूज करेंगे। चलो आ जाओ बेटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कलर चेंज कर ले इसका थोड़ा सा, बहुत देर से एक ही चल रहा है। पिंक पिंक ले ले थोड़ा सा, आ जाओ। बीम ऑफ लाइट आर इंसिडेंट थ्रू द होल ए एंड बी एंड इमर्जेड आउट ऑफ द बॉक्स थ्रू द होल सी एंड डी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी इनसाइड द बॉक्स। आपको बताना है लाइट रेस जो है वो ए से और बी से एंटर करी और वो अपने पाथ से थोड़ा डेविएट होकर सी और डी से होकर बाहर हो गई। ठीक है, इस तरह से कुछ लाइट रे निकली। तो क्या ये जो बॉक्स है वो किस चीज का बना है? एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, एक कॉनकेव लेंस है या एक प्रिज्म है। देखो, अगर ये कॉन्वेक्स होता तो वो क्या करता? कन्वर्ज करता। कॉनकेव होता तो डाइवर्ज करता। मतलब ये दोनों तो नहीं है, गलत। ठीक, अब या तो वो रेक्टेंगुलर स्लैब है कांच का या तो वो प्रिज्म है। रेक्टेंगुलर स्लैब के केस में क्या होगा कि बेटा यहाँ पर अगर आप नॉर्मल के साथ देखो तो नॉर्मल ही है, तो नॉर्मल पे ही आ रही है तो बिल्कुल सीधी निकल जानी चाहिए, है ना? बिल्कुल सीधी निकल जानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, दैट मीन्स रेक्टेंगुलर स्लैब नहीं है। ये एक प्रिज्म की तरह काम कर रहा है और प्रिज्म में ही आपको पता है डेविएशन देखने को मिलता है और ये डेविएशन यहीं पर दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पे आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रिज्म। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाता है। ठीक है बच्चा? चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? 4 स्टेटमेंट है, सही स्टेटमेंट कौन सा है ये आपको बताना है। पहला, एक कॉन्वेक्स लेंस है मेरे पास जिसके 4 डायोप्टर पार है और फोकल लेंथ है 0.25। तो मुझे पता है पार का फॉर्मूला क्या होता है, पार इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ, और वो भी मीटर में, वो भी मीटर में होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, और पार का यूनिट होता है डायोप्टर, पार का यूनिट होता है डायोप्टर। ये सबको आता है, आपको भी आता है, मुझे भी आता है। कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो होती है पॉजिटिव और कॉनकेव की होती है नेगेटिव। ये आपको याद होना चाहिए है लेंस के केस में। नाउ कॉन्वेक्स लेंस 4 डायोप्टर पार रखता है, फोकल लेंथ 0.25। क्या ये पॉसिबल है? और देखते हैं। पार इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.25 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। 100 तो यहाँ पे आ गया 4। और आपको पता है कि फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की क्या होती है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव आंसर आ रहा है, दैट मींस ए स्टेटमेंट सही है। लेकिन बाकी के गलत है क्या? और चेक करते हैं। कॉन्वेक्स में -4 आ रहा है, फोकल लेंथ पॉजिटिव है, पावर नेगेटिव है, गलत। ये तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, कॉनकेव में पॉजिटिव आ ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि उसके फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, ये भी गलत। ठीक, यहाँ पर क्या कॉनकेव की पावर तो नेगेटिव है लेकिन फोकल लेंथ पॉजिटिव है, दैट मीन्स ये भी गलत। फोकल लेंथ में नेगेटिव होती है, ठीक है, तभी तो पावर आएगी नेगेटिव। दैट मीन्स आंसर है आपको ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्युटली करेक्ट। डन है बेटा, ये आपका सीधा सा आंसर बनता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। दोपहर के समय पर जो सूरज है वो आपको व्हाइट कलर का एकदम बढ़िया चमकता हुआ दिखाई देता है। सुबह शाम हल्का येलोइश फिर रेडिश हो जाता है। तो दिन पे दोपहर के समय इतना व्हाइट क्यों दिखता है? क्योंकि लाइट लीस्ट स्कैटर होती है दोपहर में और बिल्कुल परपेंडिकुलर पड़ रही होती है। एटमॉस्फेयर में स्कैटरिंग उसकी बहुत कम होती है, इसीलिए
वो आपका बिल्कुल व्हाइट कलर दिखता है क्योंकि स्कैटरिंग कम है, तो सातों रंग आपकी आँखों में आते हैं और आपको पता है सातों रंग मिलके क्या बनाते हैं? व्हाइट लाइट बनाते हैं सर, व्हाइट लाइट। विबग्योर जब मिलता है, तो क्या बनाता है? व्हाइट लाइट बनाता है। ठीक है? ये आपका सीधा-सा आंसर। बाकी ऑप्शन आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं। ठीक? डन है? चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। द ब्लूइश कलर ऑफ वाटर इन डीप सी इज़ ड्यू टू गहरे समुद्र में पानी नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि पानी में पाए जाने वाले जो शैवाल अन्य पौधे हैं इस वजह से, रिफ्लेक्शन होता है स्काई का वाटर में इस वजह से, लाइट का स्कैटरिंग है या लाइट का एब्जॉर्प्शन? बताइए भई। सीधा-सा क्वेश्चन है। प्रेजेंस ऑफ एल्गी एंड अदर प्लांट्स नो सर ये तो सेंस नहीं बना रहा है। रिफ्लेक्शन स्काई का दिखता है नहीं। अब आप कंफ्यूज हो गए या तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट लगा दो या तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट लगा दो। बताओ भाई क्या लगाओगे आपके हिसाब से? जी, बताइए। अब आप सोचोगे सर एब्जॉर्प्शन भी तो होता है, बड़े-बड़े वेवलेंथ होती हैं, छोटी-छोटी नहीं होती है, तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन स्कैटरिंग जो होता है, वही आपका मेन पार्ट है। ना? रमन इफेक्ट इसी से रिलेटेड है, जो कि आपको हायर क्लासेस में पढ़ाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का बड़ा प्यारा है। ज़रा कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करिएगा, बहुत अच्छा-सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको मिल रहा है। कह रहे हैं कि स्टूडेंट कैरी आउट करता है कि एक्सपेरिमेंट और वीआई ग्राफ बनाता है। वहां पर 3 रेजिस्टेंस उसको मिलते हैं R1 R2 R3। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये आपको बताना है। ठीक है भाई, ये आपको बताना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर R1 R2 R3 में कौन बड़ा है, ये आपको बताना है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है। जल्दी देखो सर, यहाँ पर क्या कर रहा है R3, यहाँ पर R2 और यहाँ पर R1। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे वेलोसिटी ग्राफ बनाते हो ना, वेलोसिटी का ग्राफ, आप डिस्टेंस टाइम में कौन सी वेलोसिटी बड़ी है, बिल्कुल वैसा ही है। तो बताओ भाई क्या होगा राइट आंसर? तीनों बराबर है या फिर ग्रेटर या लेस या जो भी रिलेशन आप बनाना चाहो। देखो तीनों बराबर तो नहीं है सर, ठीक तीनों बराबर नहीं, तीनों की वैल्यू अलग-अलग है। अब बात ये आती है कि सर V बाई R से, तो यहाँ पर V बहुत ज़्यादा है, I बहुत कम है। यहाँ पर V थोड़ा कम है तो I ज़्यादा है, V बहुत कम है तो I बहुत ज़्यादा है। अब समझो कॉन्सेप्ट को समझो। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सर V इज़ इक्वल्स टू IR, तो R इज़ इक्वल्स टू V बाई I और ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू होती है। कांस्टेंट वैल्यू होती है। लेकिन स्लोप तीनों के अलग-अलग है। स्लोप तीनों के अलग-अलग है। यानी कि तीनों R1 R2 R3 जो है वो अलग-अलग है। अब उनमें क्या रिलेशन है ये आपको बताना है। सोचो भाई। आइए भाई, क्या करेंगे आप? देखो इस टाइप के क्वेश्चन में ना बिल्कुल बेसिक से आपको जाना है, जैसे हमने वेलोसिटी वाले में भी आपको सिखाया था कि भाई क्या करना है, स्लोप देखते हैं कितना एंगल बना रहा है। ठीक है? कितना एंगल बना रहा है उसके बेस पर हम चीज़ों को डिफाइन कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि R और I साफ-साफ आपको दिख रहे हैं एक-दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। करंट जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना ही कम। तो यहाँ पर करंट सबसे ज़्यादा किसकी है? सर ये मान लो I3, ये मान लो I2, ये मान लो I1। तो I1 सबसे छोटा है, यस सर, I2 उससे बड़ा है और I3 सबसे बड़ा है, ठीक? तो जिसका करंट सबसे ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस सबसे छोटा, तो I3 के पास रेजिस्टेंस कौन-सा है? R1, ठीक है? I2 के पास कौन-सा है? R2, ठीक है? और I1 के पास कौन-सा है? R3। तो कौन-सा रिलेशन सही हुआ सर? कौन-सा रिलेशन? सी आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक है बेटा? ये आपका सीधा-सा लॉजिक है। ये रेजिस्टेंस होता है वो करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो बस यही रिलेशन आपको लगा देना है, खत्म, हो गया। या फिर आप करंट के साथ एंगल निकाल लो, वो भी केस सही है। जैसा एंगल वैसा खेल, ठीक? तो ये हो गए आपके टॉप 20 क्वेश्चन्स यहाँ पर सॉल्व। तो ये टॉप 20 क्वेश्चंस आपके सॉल्व हैं, डन है, बढ़िया से समझ में आ गया। तो इन क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता है, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, जिसके थ्रू हम आपको उसका बेहतर सॉल्यूशन या कोई टॉपिक से रिलेटेड आपको दिक्कत है, तो उसकी शॉर्ट वीडियो ज़रूर प्रोवाइड कराएँगे। बाकी आपको तैयारी में कोई दिक्कत समस्या है, तो बिल्कुल आप बेझिझक हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं और हाँ, तैयारी रेगुलर बेसिस पे करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हम लेकर आने वाले हैं बहुत जल्द टॉप के गेस्ट पेपर्स। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पेपर वाला फील दिलाएंगे जिससे आप और बढ़िया से प्रैक्टिस कर पा रहे होगे। अभी तो सब्जेक्ट वाइज चल रहा है, बहुत जल्द ये आपका कंप्लीट पेपर के फॉर्म में भी आने वाला है।
ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस, नए कॉन्सेप्ट और कुछ नए प्रैक्टिस सीरीज के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए और हाँ, वेदा अकेडमी के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय।